हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। बैंकों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। क्योंकि बैंक भी एक जो है प्रॉफिट जो है ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उनका भी काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं। तो आखिरकार उनके पास ये फंडिंग कहाँ से आती है, ठीक है। और जो इतने लोगों को वो लोन बांटते हैं, वो कैसे बांटते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। तो इसी सब चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाता है क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। ये क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है और किस तरीके से बैंक्स जो है क्रेडिट से फिर आगे फर्दर क्रेडिट क्रिएट करते हैं, फिर उस लोन से फिर आगे फर्दर जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं। आखिरकार कैसे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है ये हम लोग समझेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो है प्रॉपरली समझेंगे। आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ सकता है कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए और क्रेडिट क्रिएशन के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और फिर क्रेडिट क्रिएशन के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिरकार ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और बैंक्स जो है क्रेडिट का क्रिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है क्रेडिट क्रिएशन refers to the unique power of the bank to multiply loans and advances and hence deposits with a little cash in hand. The banks can create additional purchasing power to a considerable degree. मतलब क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा यूनिक पावर होता है बैंकों का जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं अपने लोन्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। मतलब कि बहुत कम कैश इन हैंड लेके भी उन पैसों को वो दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना कर देते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द multiple credit creation power that the commercial banks have been aptly called the factories of credit or manufacturer of money. ये जो मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन का पावर है बैंकों के पास, इसी मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन पावर्स की वजह से बैंकों को हम लोग फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट या मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, ये कैसा यूनिक पावर है बैंकों के पास जिसमें बैंक्स क्या करते हैं अपने लोन के अमाउंट को दो गुना, तीन गुना, चार गुना कर पाते हैं। मतलब बहुत कम अमाउंट कैश में रहने के बावजूद भी वो उसको मल्टीपल जो है अमाउंट्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उससे जो है वो कैश क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए उनको हम लोग जो है मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी या फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आखिरकार क्रेडिट क्रिएशंस बैंक्स कैसे करते हैं ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे पता है मीनिंग से उतना क्लियर कट समझ में नहीं आएगा, बट जब एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी एक जो लमसम एक रफ थॉट दिमाग में गया कि भाई उसके पास बैंक्स के पास कैश इन हैंड बहुत कम रहता है क्वांटिटी में, बावजूद इसके ये जो क्रेडिट क्रिएशन का उसके पास यूनिक जो टेक्निक होता है, इसके वजह से बैंक्स क्या करते हैं मल्टीपल अमाउंट्स में क्रेडिट का क्रिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आखिरकार क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जो है क्रेडिट क्रिएशन का, वो है बाय इशूइंग पेपर मनी। मतलब सबसे पहला प्रोसेस है पेपर मनी को इशू करके। तो ये पेपर मनी को इशू कौन करता है,
पेपर मनी को इशू करने का राइट किसके पास है? तो पेपर मनी को इशू करने का राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास है। यानी कि इस प्रोसेस से क्रेडिट क्रिएशन कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई कर सकता है। तो यहां पे बोल रहा है बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय इशूइंग बैंक्स नोट्स also because there is no need of maintaining a cent% metallic reserve for issuing paper notes। यानी कि बैंक जो है वो पेपर नोट को इशू करके भी क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं, क्योंकि 100% मेटालिक रिजर्व को, मेटालिक मनी को रिजर्व में रख करके और करेंसी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब भी लगता है सेंट्रल बैंक को कि इकोनॉमी में करेंसी का जो फ्लो है वो कम है, तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा करेंसी नोट इशू करके क्रेडिट का क्रिएशन करता है। आफ्टर अ क्रेडिट एंड बॉन्ड, after a certain metallic reserve, the remaining part of paper notes are issued on the credit and bonds of the central bank। It is worth mentioning here that only the central bank can create credit in the way। मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रोसेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट का क्रिएशन है वो सेंट्रल बैंक ही कर सकता है। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है, सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है नोट को इशू करने का। इसलिए जो नोट इशू करने के थ्रू जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है सेंट्रल बैंक। क्लियर है? तो हम लोगों ने पहला प्रोसेस देख लिया क्रेडिट क्रिएशन का कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, पेपर मनी को इशू करता है ना। अब दूसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं प्राइमरी एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। मतलब क्रेडिट का क्रिएशन प्राइमरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स के थ्रू कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स होता क्या है। तो यहां पे बोल रहा है when a bank accepts cash from the customer and opens a deposit account in his name, it is called primary or passive account। The creation of primary deposits does not mean creation of credit or money। मतलब जब एक बैंक कैश एक्सेप्ट करता है अपने कस्टमर से, मतलब जनरली जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं कैश, और जो बैंक हम लोगों से वो कैश एक्सेप्ट करता है और जो डिपॉजिट अकाउंट ओपन रहता है या ओपन करके उसमें वो जमा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है, प्राइमरी डिपॉजिट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि क्रेडिट का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है। दीज डिपॉजिट्स सिंपली कन्वर्ट करेंसी मनी इनटू डिपॉजिट मनी। मतलब कि ये जो डिपॉजिट्स होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये सिंपली इनका मतलब क्या होता है? तो जो करेंसी मनी है उसको कन्वर्ट करना डिपॉजिट मनी में। मतलब हमारे पास करेंसी मनी है, हम बैंक में उसको लेकर के गए, डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा के और उसमें हमने जमा कर दिया। मतलब उस करेंसी अकाउंट का कन्वर्जन हो गया किस में? उस करेंसी मनी का कन्वर्जन हो गया किस में? डिपॉजिट मनी में। However, the primary deposits form the basis for the creation of credit or money। ये जो डिपॉजिट्स होता है प्राइमरी डिपॉजिट्स, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है क्रेडिट क्रिएशन, लेकिन हाँ क्रेडिट क्रिएशन का ये बेसिस जरूर होता है। ठीक है। इसी बेसिस पे बैंक्स जो है फर्दर क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। जितना ज्यादा प्राइमरी डिपॉजिट्स होगा बैंकों के पास, उतना ही ज्यादा वो लोन को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी क्रेडिट का क्रिएशन करेंगे। सेकेंड है डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, या इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट्स।
डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होता है ये हम लोग पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए डेरिवेटिव डिपॉजिट्स में क्या होता है, जब एक बैंक लोन देता है, जब एक बैंक लोन देता है अपने कस्टमर को, तो वो लोन कैश में न दे करके बैंक अपने यहाँ क्या करता है, एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है। ये बैंक क्या करता है, एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है और इस कैश को उस अकाउंट में जमा कर देता है और कस्टमर से कहता है कि भाई आपको जब जितना ज़रूरत हो आप निकाल लेना। मतलब डायरेक्टली कैश उसके हैंड में न दे करके डिपॉजिट अकाउंट खोल के और कैश को क्या कर देता है, उसमें जमा कर देता है। यानी कि एक डिपॉजिट से दूसरा डिपॉजिट क्रिएट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। मतलब एक प्राइमरी डिपॉजिट से, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जिसने प्राइमरी डिपॉजिट मतलब कि बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, हमने करेंसी नोट ले जा करके बैंक में जमा किया, बैंक ने क्या किया, उसको एक डिपॉजिट अकाउंट खोल के अपने यहाँ जमा कर लिया, वो हुआ प्राइमरी डिपॉजिट। अब उस पैसे को बैंक क्या करेगा, किसी बंदे को लोन देगा। तो लोन जब देगा तो लोन का अमाउंट, जिस भी बंदे को वो लोन दे रहा है, लोन का अमाउंट कैश में न दे करके बैंक उस आदमी के सामने एक कंडीशन रखेगा कि हम ये पैसा आपको कैश में नहीं देंगे, आपके नाम से एक अकाउंट ओपन कर दे रहे हैं अपने बैंक में और उस बैंक में हम पैसा डाल दे रहे हैं और आप चेक से क्या करना, ट्रांजैक्शन करना, या आपको मन हो तो आप पूरा पैसा बाद में निकाल लेना, लेकिन हम डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, कैश में पैसा नहीं देंगे। यानी बैंक ने क्या किया, उस लोन को कैश में न दे करके उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, डिपॉजिट मनी में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन अ बैंक ग्रांट्स लोन एंड एडवांसेस इट इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश टू द बोरोवर्स ओपन्स अ डिपॉजिट अकाउंट इन हिज नेम। जब भी बैंक लोन या एडवांस ग्रांट करता है, वो उसे कैश में अपने बोरोवर को देने की बजाय उसके नाम से एक डिपॉजिट अकाउंट खोल देता है और उसी में उस पैसे को क्या करता है, जमा कर देता है। इसी को सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स बोलते हैं। यानी एवरी लोन्स क्रिएट्स अ डिपॉजिट, यानी हर लोन एक डिपॉजिट क्रिएट करता है। बैंक जितनी दफ़ा अपने कस्टमर्स को लोन देगा वो डायरेक्टली कैश में न दे करके क्या करेगा, बोरोवर्स के नाम से डिपॉजिट अकाउंट खोल के पैसा उसमें जमा कर देगा। यानी हर एक लोन अकाउंट डिपॉजिट क्रिएट करता है। इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स बिकॉज इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लोन ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक। इसको डेरिवेटिव डिपॉजिट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोन ट्रांजेक्शंस से डिराइव्ड हुआ है। सिंस द बैंक प्लेज एन एक्टिव रोल इन क्रिएटिंग डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। अब भाई किस तरीके से जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है उससे बैंक लोन देता है और उस लोन से कैसे डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्रिएट करता है, और जितना डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्रिएट होगा कैसे उतना ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे और उस पर हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और समझ में हम लोग को आ जाएगा कि भाई आखिरकार क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे है। ठीक है, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ एजम्पशंस हैं। पहला है ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, मतलब कि जितने भी बैंक्स हैं, ये एजम्पशन, ये मान्यता है। ठीक है, कुछ एजम्पशंस पे क्रेडिट क्रिएशन होते हैं। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है, जितने भी बैंक्स हैं हमारी कंट्री में, हम ये मानेंगे कि सारे कॉमर्शियल बैंक्स एक ही यूनिट है, मतलब अलग अलग नहीं है, वो सारे के सारे एक यूनिट हैं। और दूसरा एजम्पशन क्या है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं
बड़ा से बड़ा ट्रांजैक्शन से लेकर के छोटा से छोटा ट्रांजैक्शंस तक, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है। मतलब हम ये एजम्पशन करके चल रहे हैं कि एक माचिस भी अगर हमको खरीदना है तो हम किससे खरीद रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है। या बड़ा से बड़ा भी ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं तो वो चेक से ही उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। यानी दो एजम्पशंस हमको मान के चलना है। सबसे पहला एजम्पशन क्या है? तो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे बैंक्स क्या हैं? एक यूनिट हैं, ठीक है। और जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रहे हैं। यानी हम ये मानेंगे जितने भी हमारे कंट्री में बैंक्स हैं वो सब एक ही यूनिट हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे इन बैंक्स के थ्रू ही हो रहे हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं वो चेक के थ्रू कर रहे हैं, और चेक जो है जाके बैंकों में जमा हो रहा है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू हो रहे हैं। सारे के सारे बैंक्स एक ही यूनिट है। ये दो एजम्पशंस हमको लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशंस हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे, out of the total deposits held by the banks, it is legally compulsory for all the banks to keep a certain fraction of their deposits as their reserves। मतलब जितना भी डिपॉजिट्स बैंक में होगा उसका एक सर्टेन पार्ट बैंकों को क्या करना होगा? रिजर्व के रूप में रखना होगा, विच इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। और ये जो रेट है, किस रेट से बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक पार्ट रिजर्व में रखना होगा, ये रेट कौन डिसाइड करता है? तो दिस रेट इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल बैंक। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20% डिटरमाइन किया गया है आरबीआई के द्वारा। मतलब जो भी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स में होंगी उनका 20% कमर्शियल बैंक को क्या करना होगा? रिजर्व के रूप में रखना होगा। मैंने बताया था ना कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो रिजर्व के रूप में अपने डिपॉजिट्स का कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है। और कितना परसेंट रखना होगा ये डिसाइड कौन करता है? ये सेंट्रल बैंक करती है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो है 20%, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज का हुआ। सपोज करिए जो प्राइमरी डिपॉजिट हुआ वो 1000 रुपीज का हुआ, ठीक है। तो चलिए फेज वन यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि 1000 रुपीज का फेज वन में डिपॉजिट हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक को क्या करना है? अपने डिपॉजिट का 20% रिजर्व के रूप में रखना है। तो 1000 रुपीज का इसने 20% क्या किया? अपने रिजर्व में रख लिया। यानी कि 200 रुपीज को कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने रिजर्व में रख लिया। अब बाकी बचा जो 800 रुपया है उस पैसे को वो क्या करेगा? कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को वो तो ऐसे पड़े रहना नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको भी क्या करना है? वो एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, उसको भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना होता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने बिल्डिंग्स को क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है, अपने बिजनेस को रन करना होता है। तो अगर उस पैसे को वैसे ही पड़े रहना देगा तो फिर उसको तो कोई फायदा होगा नहीं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक बाकी बचे पैसे को क्या करता है? लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सपोज करो कि 1000 रुपए जो डिपॉजिट था, प्राइमरी डिपॉजिट, 20% जो लीगल रिजर्व रेशियो है, जो रिजर्व में रखना है आरबीआई का जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद बाकी बचे 800 रुपए को उसने क्या किया? लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस लोन को जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, अब आते हैं फेज टू में। इस लोन को जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैंने क्या बताया था? दो एजम्पशंस लेके चलने हैं। सबसे पहला एजम्पशंस क्या है? तो जितने भी बैंक हैं वो वन यूनिट है, यानी एक ही यूनिट है, बैंक अलग अलग नहीं है, सारे बैंक्स एक ही यूनिट है। और दूसरा है जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो बैंक के थ्रू हो रहा है।
अब ये 800 रुपये जो लोन के रूप में ये बांटा गया है फेज वन में, अब ये कहीं भी अगर ये जो है खर्चा होगा कहीं भी, तो ये कोई भी चीज परचेज करेगा ये आदमी जो लोन के रूप में लिया है, तो ये बैंक के थ्रू परचेज करेगा, ठीक है। यानी ये वापस पैसा कहाँ आएगा, ये वापस पैसा आएगा बैंक में। यानी कि फेज टू में ये जो 800 रुपये लोन के अमाउंट हैं, ये घूम फिर के वापस कहाँ आ गए, ये फिर डिपॉजिट के रूप में बैंक में ही जमा हो गए। क्योंकि मैंने बताया था दो एजम्पशंस पे हमको चलना है। एजम्पशंस नंबर वन, सारे बैंक एक ही यूनिट है, और दूसरा एजम्पशंस, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे के सारे बैंक के थ्रू ही होंगे। यानी 800 रुपये जो लोन के रूप में अमाउंट मिला इस पर्सन को, इसने उसको जो खर्चा किया है वो फिर घूम फिर के कहाँ आ गया, बैंक में ही आ गया, यानी वापस ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब ये जो डिपॉजिट हुआ ये डेरिवेटिव डिपॉजिट एक तरह से कहा जाएगा, ठीक है। ये 800 रुपये जो डिपॉजिट हुए, अब बैंक को क्या करना है भाई, बैंक को 20% तो रिक्वायरमेंट है आरबीआई की, उसको क्या करना है 20% रिजर्व में रखना है। अब इस 800 का 20% इसको 160 रुपीज रिजर्व में रखना है, और बाकी पैसा बैंक फिर क्या करेगा, बाकी पैसे को वो वापस लोन के रूप में बांट देगा। यानी 1,000 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट हुआ। देखिए उस प्राइमरी डिपॉजिट से बैंक कितना मल्टीपल डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। 20% रिजर्व के रूप में रख के बाकी के 800 रुपये को उसने लोन में बांटा। उस 800 रुपये से फिर 20% रिजर्व में जो है उसका रख करके, और बाकी पैसा फिर लोन के रूप में बैंक ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी जो 640 रुपये है फेज टू में, बैंक ने फिर इसको क्या किया, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये भी जो पैसे हैं ये क्या एजम्पशंस मैंने क्या बताया था, सारे बैंक एक ही यूनिट है ना, और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बैंक के थ्रू ही होंगे। यानी कि घूम फिर के जो भी ये पैसा है वापस कहाँ आएगा, ये बैंक में ही डिपॉजिट होगा। यानी 640 रुपये ये फिर बैंक में डिपॉजिट हुआ। अपने डिपॉजिट का 20% अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस ये रिजर्व में रख करके, और बाकी का 512 रुपया ये क्या करेगा, ये फिर लोन में बांटेगा। यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि डिपॉजिट का अमाउंट 5,000 नहीं हो जाए और लोन का अमाउंट 4,000 नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब कैसे भाई, डिपॉजिट का अमाउंट 5,000 और लोन के अमाउंट 4,000, तो ये मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूला से ये पता करेंगे भाई कि आखिरकार 5,000 और 4,000 के अमाउंट तक होने तक कैसे ये चलता रहेगा। यानी मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है 1/LLR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट्स, मतलब 1/लीगल रिजर्व रेशियो इंटू प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, 20% है। यानी 1/20% इंटू प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 1,000 रुपीज। यानी कि ये टोटल इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 5,000 रुपीज। यानी बैंक क्रेडिट का क्रिएशन कब तक कर सकता है, तो ये जो 1,000 का डिपॉजिट है 1,000 रुपये का, इसको ये 5,000 रुपये तक बना सकता है, और इससे 5,000 रुपये तक वो प्राइमरी डिपॉजिट और लोन का अमाउंट 4,000 रुपये तक बना सकता है। यानी जितना इसका जो LLR है 1/LLR इंटू जो प्राइमरी डिपॉजिट का अमाउंट है, जितना कैलकुलेट करने पे आएगा उतने अमाउंट तक बैंक क्या कर सकता है, डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इस डिपॉजिट्स में से जो एक्चुअल डिपॉजिट है उसको आप माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आपका लोन का अमाउंट होगा। यानी 4,000 इस 1,000 के प्राइमरी डिपॉजिट से कॉमर्शियल बैंक 4,000 रुपए तक क्या कर सकता है, लोन क्रिएट कर सकता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल मनी कितना था, प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में 1,000 रुपीज थी, लेकिन उसने 1,000 रुपए से मल्टीप्लाई करते 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 और कितना लोन बांट दिया, 4,000 रुपए तक का लोन उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक्स
क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, क्रेडिट मैन्युफैक्चरर या मनी मैन्युफैक्चरर। और ऐसे ही इनका जो बिजनेस है वो चलता है। ठीक है। अब जितना जो कम ये लीगल रिजर्व रेशियो रहेगा, बैंक जो है उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेगा, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो जितना कम रहेगा, बैंक को उतना कम पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उसके पास अवेलेबल रहेगा लोन के रूप में बांटने के लिए। और जितना ज़्यादा अमाउंट उसके पास लोन के रूप में अवेलेबल रहेगा बांटने के लिए, उतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी उतना ज़्यादा वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। जितना ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है एलएलआर, जितना इसका अमाउंट बढ़ेगा, बैंक क्रेडिट क्रिएशन उतना कम करेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि एलएलआर का जो परसेंटेज है वो आरबीआई ने कितना फिक्स किया हुआ है। ठीक है। जितना कम फिक्स करेगा, बैंक का क्रेडिट क्रिएशन करने का एबिलिटी उतना इंक्रीज होगा। क्लियर है। और जितना ज्यादा प्राइमरी डिपॉजिट का अमाउंट होगा, यानी किसी बैंक में जितना ज्यादा प्राइमरी डिपॉजिट्स होंगे, उतने ही ज्यादा अमाउंट उसके पास होगा लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, और ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा। यानी दो चीजें, जितना कम आपका एलआरआर का रेशियो है, बैंक उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। जितना ज़्यादा बैंक्स के पास प्राइमरी डिपॉजिट्स आएंगे, उतने ही ज़्यादा बैंक्स क्या कर सकता है, क्रेडिट का क्रिएशन कर सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देखा कि बैंक कैसे एक सिंपल सा छोटा सा प्रिंसिपल मनी से, प्राइमरी डिपॉजिट से किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करके और कितना ज़्यादा मनी का क्रिएशन कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। ओके।